नमस्कार दोस्तों, मैं राणा चंदन स्टडी अफेयर्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स की जो प्रतियोगिता दर्पण की मैगजीन आती है उसके फरवरी वाले संस्करण को कवर करेंगे। और इस वीडियो में हम लोग इस पूरे बुक के निचोड़ को 80 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के माध्यम से सॉल्व करेंगे, जिससे कि आगामी जितने भी परीक्षाएं होने वाली है उसमें अगर इन टॉपिक से प्रश्न आते हैं तो आप एग्जाम हॉल में आसानी से उसे सॉल्व कर सके। और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इस तरीके से एक्सप्लेनेशन वीडियो और पिक्चर के माध्यम से भी अपने कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और आपको जैसे पता ही होगा कि अगर आपने प्रतियोगिता दर्पण कभी मैगजीन उठा के देखा होगा तो इन सारे टॉपिक से उसमें कंटेंट रहते हैं। राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, आर्थिक घटनाक्रम, प्रमुख नियुक्तियों से संबंधित पुरस्कार या सम्मान उस महीने में मिला हो, या फिर महत्वपूर्ण दिवस या कोई पुस्तकें हो, ऑपरेशन, अभियान, सम्मेलन, महोत्सव या कोई दुर्घटना हो गई हो, खेल कूद और मिसलेनियस से संबंधित प्रश्न टॉपिक रहते हैं करंट अफेयर से, और इसी को हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, अक्टूबर-नवंबर 2023 में संपन्न विधानसभा चुनाव में निम्न में से किस राज्य या राज्यों में बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई? ऑप्शन है आपके सामने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या उपरोक्त सभी राज्यों में। तो दोस्तों आपको याद होगा कि अक्टूबर-नवंबर महीने में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए थे। इनमें कौन कौन से राज्य हैं तो एक बार हम लोग एक्सप्लेनेशन के माध्यम से देखते हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, तेलंगाना व मिजोरम सहित 5 राज्यों में अक्टूबर-नवंबर 2023 में विभिन्न चरणों में विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए। और इन चुनावों में बीजेपी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई, जबकि तेलंगाना में कांग्रेस ने और मिजोरम में जेडपीएम एक स्थानीय पार्टी है उसने सरकार बनाई। जेडपीएम क्या है, कौन है, तो एक बार हम आपको ब्रीफ में बता देते हैं कि भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी लाल दुहोमा के नेतृत्व वाली स्थानीय पार्टी है जिसका नाम है जोरम पीपुल्स मूवमेंट। इसने सर्वाधिक 27 सीटें जीती और जीतकर मिजोरम में अपनी सरकार बनाई। तो 5 राज्यों में चुनाव हुए अक्टूबर-नवंबर 2023 में। कौन कौन से? राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम। इनमें 3 राज्यों में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनी। कहां? राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। तेलंगाना में कांग्रेस ने, और फिर मिजोरम में तो जेडपीएम के लाल दुहोमा के नेतृत्व वाली पार्टी ने सरकार बनाई। अब एक एक करके हम लोग इन 5 राज्यों के मुख्यमंत्री और विधानसभा में पड़े वोटों सीटों को विश्लेषण करेंगे आगे के वीडियो में। दूसरा प्रश्न है, राजस्थान के नए मुख्यमंत्री कौन चुने गए हैं? ऑप्शन है आपके सामने भजन लाल शर्मा, रेवंत रेड्डी, विष्णुदेव साय, मोहन यादव, लाल दुहोमा। दोस्तों ये 5 ऑप्शन है आपके सामने, इसलिए और ये 5 चेहरे नए हैं। और जो 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं ना, इन 5 राज्यों में इन्हीं 5 में से मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। तो ये 5 क्वेश्चन ऑप्शन मैंने इसलिए डाला हूं कि आप लोग को नाम और नाम याद रहे। आगे मैं चेहरा के माध्यम से भी याद कराने की कोशिश करूंगा। तो राजस्थान के जो नए मुख्यमंत्री चुने गए हैं उनका नाम है भजन लाल शर्मा। आप देख सकते हैं आपके सामने उनकी तस्वीर है। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री यही है। इसके पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार थी वहां पे, और इस बार बीजेपी की पार्टी ने वहां पे सरकार बनाई है। एक बार देख लेते हैं राजस्थान के विधानसभा चुनाव के नतीजे। राजस्थान में विगत 30 वर्षों से चला आ रहा हर चुनाव में सरकार बदलने का रिवाज जो है वो कायम रहा। पिछले 30 साल से एक टर्म के लिए कोई दूसरी पार्टी, एक टर्म के लिए दूसरी पार्टी, यानी बीजेपी कांग्रेस ऐसे चलते आ रहा है। तो वही भी जारी रहा। राज्य में सत्ता विरोधी लहर के चलते पिछले कार्यकाल में सत्ता में रही कांग्रेस को पराजय का सामना करना पड़ा। इस राजस्थान में एक ही चरण में संपन्न हुए चुनाव में इस बार 20 महिलाएं निर्वाचित हुई है। यह इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और पिछली बार कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई थी? 24 महिलाएं। एक सीट पर यहां पे चुनाव स्थगित हो गया था। पहली बार ही विधायक बने बीजेपी के श्री भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री का पद सौंपा गया, जिन्होंने राज्यपाल कलराज मिश्र से 15 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री की शपथ ली। ठीक है, एक ब्रीफ है यहाँ पे। अब एक बार हम लोग देख सकते हैं सीटों की संख्या क्या स्थिति है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कुल 200 सीट है, और इसमें से एक सीट पर चुनाव स्थगित कर दिए गए थे, यानी 199 सीटों पर मतदान कराए गए, जिसमें बीजेपी को पिछली बार 73 सीटें मिली थी और इस बार 115 सीटें मिली है। कांग्रेस को पिछली बार जो 100 सीटें मिली थी, इस बार 69 सीटें
ही मिल पाई। राष्ट्रीय लोकदल को इस बार कोई सीट नहीं मिली। भारतीय आदिवासी पार्टी को 3 सीटें मिली है इस बार। बहुजन समाज पार्टी को पिछले बार जो 6 सीटें मिली थी, इस बार मात्र 2 ही सीट मिली। अन्य के निर्दलीय में जो पिछले बार 13 लोगों को मिले थे, इस बार 8 सीट मिली। तो ये है एक आंकड़ा, आप सीटों की संख्या को देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन चुने गए हैं? तो यहाँ पर भी बीजेपी ने ही सरकार बनाई, पिछले भी बीजेपी ही सरकार थी, मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान। इस बार चेहरा बदल दिया गया है चुनावों के बाद। तो नए मुख्यमंत्री कौन है? तो आपको पता होगा कि भजन लाल शर्मा तो राजस्थान के मुख्यमंत्री है। ठीक है, हम एक एक करके हम लोग याद करते चलेंगे। तो मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री है मोहन यादव। कौन है? मोहन यादव है मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री। एक बार हम लोग देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन के माध्यम से। तो मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा के लिए सभी 230 सीटों पर चुनाव एक ही चरण में 17 नवंबर 2023 को संपन्न हुए। टोटल सीटों की संख्या विधानसभा के 200 सीट एक ही चरण में संपन्न हो गए। और कौन से? तो 16वीं विधानसभा की चुनाव थे। ठीक है, विधानसभा हेतु निर्वाचित महिलाओं की संख्या 2018 में 21 थी और इस बार हो गई है 27। पिछली बार 21 महिलाएं चुनी गई थी विधानसभा में, इस बार 27 हो गई हैं। 16 वर्षों से भी अधिक समय तक मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान के स्थान पर उनकी सरकार में ही उच्च शिक्षा मंत्री रहे मोहन यादव को नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। भाजपा ने इस बार विधायक दल के नेता किसे बनाया? मोहन यादव को। ठीक है, उज्जैन दक्षिण, उज्जैन साउथ सीट से 3 बार 2013 में, 2018 में और 2023 में निर्वाचित यानी विधानसभा से विधायक रहे मोहन यादव को राज्यपाल कौन है? तो मंगू भाई पटेल ने 13 दिसंबर को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई। तो मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन चुने गए हैं? श्री मोहन यादव। ठीक है, क्लियर। एक बार हम लोग सीटों की संख्या देख लेते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने इस बार 163 सीटें जीती है। पिछली बार 109 सीटें जीती थी और इस बार 163। कुल सीटों की संख्या 230 है, उसमें से 163 बीजेपी ने जीती है। कांग्रेस, जिसे कि पिछली बार 114 सीटें मिली थी, इस बार 66 सीटों से ही संतुष्ट रहना पड़ा। तो बीजेपी ने भारी बहुमत से इस बार सरकार बनाई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री कौन चुने गए हैं? तो अभी हमने देखा राजस्थान के भजन लाल शर्मा, मध्य प्रदेश के मोहन यादव, तो छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय। सी नंबर सही होगा आंसर दोस्तों, विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री चुने गए हैं। एक्सप्लेनेशन में एक बार हम लोग इसको अच्छे से देखते हैं। छत्तीसगढ़ की 90 सदस्यीय छठी विधानसभा सीट के लिए 2 चरण में मतदान संपन्न हुए। ठीक है, तो यह छठी विधानसभा का चुनाव था वहां पे। और कुल विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 90। राज्य में सत्ता विरोधी लहर, इसके पहले कांग्रेस की सरकार थी छत्तीसगढ़ में, याद रखिएगा। राज्य में सत्ता विरोधी लहर के चलते पिछले कार्यकाल में सत्ता में रही कांग्रेस को भारी पराजय का सामना करना पड़ा। और इस बार के चुनाव में जो पिछली बार 19 महिला थी, इस बार 13 महिला विधायक चुन के आई हैं। 59 वर्षीय आदिवासी नेता विष्णुदेव साय, कौन? तो विष्णुदेव साय को राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद्र ने 13 दिसंबर को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई। और वे कौन? विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री बन गए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज आपको याद रहिएगा। एक बार हम लोग सीटों की संख्या को देख लेते हैं, सीटों की गणित को देख लेते हैं। तो कुल सीटों की संख्या कितनी है विधानसभा की? 90। पिछली बार बीजेपी को 15 सीट आई थी, इस बार बीजेपी को 54 सीट आई है। और पिछली बार कांग्रेस की सरकार थी, उसे 68 सीट आई थी, इस बार कांग्रेस लगभग आधे पे सिमट गई है, 35 सीट पे ही संतुष्ट करना पड़ा है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलंगाना राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन चुने गए हैं? तो अब तक हमने देखा भजन लाल शर्मा राजस्थान, मोहन यादव मध्य प्रदेश और विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़। तो नए बचते हैं रेवंत रेड्डी। रेवंत रेड्डी जो है वह तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं कांग्रेस की तरफ से। एक बार देख लेते हैं तेलंगाना में। तो तेलंगाना में 119 सदस्यीय विधानसभा सीटों के लिए मतदान एक ही चरण में 30 नवंबर को संपन्न हुआ था। तो कुल सीटों की संख्या तेलंगाना में कितनी है? 119। राज्य में सत्ता विरोधी लहर के चलते 2 कार्यकाल में सत्ता में रही भारतीय राष्ट्र समिति BRS, इसका पुराना नाम था तेलंगाना राष्ट्र समिति।
के चंद्रशेखर राव, आपको याद होगा। अब पहले टीआरएस था, अब इसे नाम दे दिया गया बीआरएस, ठीक है। पार्टी ने अपना नाम बदल लिया है। इसे भारी पराजय का सामना करना पड़ा और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष 54 वर्षीय रेवंत रेड्डी को राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन ने 7 दिसंबर को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई, ठीक है। अगला और एक बार देख लेते हैं सीटों की संख्या। तो 119 विधानसभा के सीटों में कांग्रेस ने जो जिसे पिछली बार 19 सीट आई थी, इस बार 64 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी। भारतीय राष्ट्र समिति ने पिछले बार 88 सीट लाई थी, इस बार 39 सीटों पर ही सिमट गई। भारतीय जनता पार्टी को जो पिछले बार 1 सीटें आई थी, इस बार 8 सीटों पर उसने अपनी जीत दर्ज की। AIMIM के जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, उसने पिछले बार भी 7 सीटें जीती थी और इस बार भी 7 सीटें ही जीती है। ये है सीटों का आंकड़ा। अब एक बार चलते हैं हम लोग, मिजोरम के नए मुख्यमंत्री कौन चुने गए हैं। तो आपको याद होगा, मैंने पहले क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में ही बताया था, ZPM के लालदुहोमा। मिजोरम के नए मुख्यमंत्री ZPM पार्टी के लालदुहोमा बनाए गए हैं मुख्यमंत्री। पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम के सभी 40 सदस्यीय विधानसभा सीटों के लिए एक ही चरण में मतदान 7 नवंबर को कराया गया था। राज्य में सत्ता में रही मिजो नेशनल फ्रंट MNF को पराजय का सामना करना पड़ा तथा भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी लालदुहोमा के नेतृत्व वाली स्थानीय एक पार्टी है जिसका नाम है जोरम पीपुल्स पार्टी, जिसे संक्षेप में ZPM भी कहते हैं, ने सर्वाधिक 27 सीट जीत करके सरकार बनाई। लालदुहोमा को राज्यपाल हरि बाबू ने 8 दिसंबर को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई। तो 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नाम अब आपको याद होना चाहिए। देख सकते हैं आप यहाँ पे कि ZPM को 27 सीटें मिली, मिजो नेशनल फ्रंट को 10 सीटें, भाजपा को 2 सीटें और कांग्रेस को 1 सीटें मिल पाई है इस बार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। हाल ही में किस राज्य में समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय हेतु केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक संसद में पारित किया गया? ऑप्शन है आपके सामने तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल या आंध्र प्रदेश। तो सही उत्तर है दोस्तों तेलंगाना। तेलंगाना के मुगलू में इस केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। लोकसभा में 7 दिसंबर तथा राज्यसभा में 13 दिसंबर को इसे पारित किया गया। इस विश्वविद्यालय का नाम माँ और बेटी समक्का व सरलम्मा, जिसे सरक्का भी कहा जाता था, जिन्हें तेलंगाना में आदिवासी समुदायों की रक्षा के लिए भेजी गई देवियां माना जाता है, उनके नाम पर रखा गया है, ठीक है। तो यह विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय तेलंगाना में खोला जाएगा। हाल ही में किस राज्य के पारंपरिक नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? गुजरात के गरबा को, तमिलनाडु के भारतनाट्यम को, आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी को या केरल के मोहिनीअट्टम को? तो सही उत्तर है दोस्तों गुजरात के गरबा को। यूनेस्को ने गुजरात का पारंपरिक गरबा नृत्य अमृत सांस्कृतिक विरासत की सूची में दिसंबर 2023 को शामिल किया गया। इस सूची में शामिल की जाने वाली भारत की 15वीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है, ठीक है। तो गुजरात के गरबा को शामिल किया गया है। हाल ही में स्वदेश निर्मित किस सबसे बड़े सर्वेक्षण पोत को नौसेना में शामिल किया गया है? INS कालवेरी, INS संरक्षक, INS संघायक या INS सुवर्णागिरी? तो सही उत्तर है दोस्तों INS संघायक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां प्रश्न। हाल ही में 15 दिसंबर 2023 को उच्च गति वाले स्वदेश विकसित किस मानव रहित विमान का सफल परीक्षण किया गया है? तो फ्लाइंग विंग को। DRDO द्वारा देश में ही विकसित इस मानव रहित फ्लाइंग विंग का सफल परीक्षण कर्नाटक के चित्रदुर्ग स्थित एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में 15 दिसंबर को किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में देश के सभी गांवों के सांस्कृतिक मानचित्र के लिए केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय ने किस नाम से एक नई परियोजना की शुरुआत की है? ऑप्शन है आपके सामने मेरा गांव मेरा देश, मेरा गांव मेरी माटी, आत्मनिर्भर गांव या मेरा गांव मेरी धरोहर। तो सही उत्तर है दोस्तों मेरा गांव मेरी धरोहर। दोस्तों इस परियोजना में क्या होना है एक बार हम लोग संक्षेप में देख लेते हैं। देश के सभी राज्यों व केंद्र शासित क्षेत्रों में फैले भारत के 6.5 लाख गांवों के सांस्कृतिक मानचित्र के उद्देश्य से मेरा गांव मेरी धरोहर नाम से अखिल भारतीय परियोजना की शुरुआत की गई है।
और किस तो केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय ने इसकी शुरुआत की है। इस परियोजना के तहत क्या होगा, तो गांवों की मैपिंग व प्रलेखन का कार्य इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स IGNCA के सहयोग से किया जाना है। इस परियोजना के तहत भारतीय गांवों के जीवन, इतिहास व लोकाचार की जानकारी एकत्र करने की योजना है और उसे संग्रहित किया जाएगा। ठीक है, मेरा गांव मेरी धरोहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, DRDO ने किस राज्य सरकार के अनुरोध से उस राज्य के तट पर मार्च 2024 तक कछुए के प्रजनन के लिए मिसाइल परीक्षण टाल दिया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों उड़ीसा। देखते हैं दोस्तों, उड़ीसा में ना उस पीरियड में जो कछुआ है ना वो अपने प्रजनन बच्चों को जन्म देते हैं, तो इस परीक्षण से वहाँ पे उनकी जो रेंज निकलती है ना मिसाइल परीक्षण से, तो उनकी मौत हो जाती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए इसे यह निर्णय लिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से कुछ प्रश्न हम लोग देखते हैं जो कि महत्वपूर्ण होने वाले हैं। फोर्ब्स द्वारा जारी 2023 की विश्व की सबसे शक्तिशाली 100 महिलाओं में शीर्ष पर कौन रही? तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, उर्सुला वान डर लियन। देख सकते हैं आप पिक्चर में नरेंद्र मोदी जी के साथ, वही है उर्सुला वान डर लियन। ये यूरोपीय हम लोग व्याख्या में देखते हैं। अमेरिकी वाणिज्यिक पत्रिका फोर्ब्स ने विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की वर्ष 2023 की अपनी सूची दिसंबर में जारी की। फोर्ब्स ने इस आकलन में यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डर लियन को सबसे शक्तिशाली महिला बताया है। ये महिला जो है महिलाओं की सूची में फोर्ब्स द्वारा सबसे शक्तिशाली महिला है। और ये कौन है? तो यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं। पिछले वर्ष एलन मस्क की पूर्व पत्नी मैकेंजी स्कॉट्स इस सूची में शीर्ष पर थी। फोर्ब्स द्वारा विश्व की 100 शक्तिशाली महिलाओं का चयन 2004 से किया जाते रहा है। तो पिछले बार एलन मस्क की पूर्व पत्नी थी और इस बार यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष विश्व की सबसे शक्तिशाली महिला में सूची में अपना पहला स्थान बनाया है और यह है यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ब्स द्वारा जारी 2023 की विश्व की सबसे शक्तिशाली 100 महिलाओं की सूची में भारत की कितनी महिलाओं को शामिल किया गया है? तो दोस्तों इस सूची में भारत की 4 महिलाओं को शामिल किया गया है। ठीक है, इनमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को 32वां रैंक दिया गया है। HCL की चेयरपर्सन रोशनी नडार मल्होत्रा को 60वां, सेल की पूर्व चेयरपर्सन सोमा मंडल को 70वां और बायोकॉन की एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन किरण मजुमदार शॉ को 76वां स्थान दिया गया है। ठीक है, अब चारों की तस्वीर देख सकते हैं। फोर्ब्स द्वारा जारी 2023 की विश्व की 100 शक्तिशाली महिलाओं की में भारत की सबसे शक्तिशाली महिला कौन है? तो भारत की सबसे शक्तिशाली महिला निर्मला सीतारमण चुनी गई हैं जो कि 32वें रैंक पे थी। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं विश्व की सबसे शक्तिशाली 100 महिलाओं की फोर्ब्स की सूची में शामिल भारतीयों की रैंकिंग में कौन सा मिलान सही नहीं है? तो निर्मला सीतारमण 32वां सही है, रोशनी नडार मल्होत्रा 60वां सही है, सोमा मंडल 70वां सही है और किरण मजुमदार शॉ 76वां। उपरोक्त सभी सही है। ठीक है, हाल ही में कोप, जिसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहा जाता है, इसका शॉर्ट फॉर्म है कोप, का 28वां शिखर सम्मेलन कहां पे संपन्न हुआ? कोप 28। इसी तरह क्वेश्चन आएगा कहां संपन्न हुआ? तो यह संपन्न हुआ दोस्तों दुबई में। जलवायु परिवर्तन एक बार देख लेते हैं दोस्तों, यहां से प्रश्न डेफिनेटली बनते ही हैं। कोप 28 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 जलवायु परिवर्तन के ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसे संक्षेप में UNFCCC कहा जाता है, में शामिल 200 देशों का 28वां शिखर सम्मेलन कोप 28 संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE के दुबई में 30 नवंबर से 13 दिसंबर के बीच संपन्न हुआ। कोप 27 जो पिछला था 2022 में मिस्र के शर्म अल शेख में संपन्न हुआ था और 2023 में संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में संपन्न हुआ। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने किया और प्रधानमंत्री ने भी इसमें शिरकत की। नरेंद्र मोदी ने 1 दिसंबर को इस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी सम्मेलन को संबोधित किया। वर्ष 2028 में कोप 33 का आयोजन भारत की मेजबानी में करने की भी पेशकश इन्होंने प्रस्ताव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में रख दिया।
आगामी शिखर सम्मेलन जो होगा, जो 29वां होगा COP मैंने COP29 कहाँ पे, तो अजरबैजान के बाकू में नवंबर 2023 में होने वाला है। तो 27वां कहाँ हुआ था, तो मिस्र के शर्म अल शेख में। 28वां हुआ 2023 में, नवंबर से दिसंबर 2023 में UAE के दुबई में। और 29वां होने वाला है अजरबैजान के बाकू में। और 33वां जो होगा 2028 में 33वां COP33 जो होगा, उसका प्रस्ताव भारतीय प्रधानमंत्री ने रखा है कि भारत में हो। अभी उस पर सहमति नहीं बनी है, लेकिन ये प्रस्ताव है, ठीक है। नेक्स्ट, अब UNFCCC क्या है एक बार हम लोग संक्षेप में जान लेते हैं। जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1992 में हस्ताक्षरित व मार्च 1994 से लागू समझौता कन्वेंशन है, जिसे यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC के नाम से जाना जाता है, ठीक है। 1992 में एक हस्ताक्षरित हुआ संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में, उसे ही यह नाम दिया गया है। जलवायु परिवर्तन पर अंकुश के लिए हानिकारक मानवीय हस्तक्षेपों को रोकने की बात कही गई है। इसमें इस कन्वेंशन को स्वीकार करने वाले सभी 198 देश पार्टीज टू द कन्वेंशन कहलाते हैं तथा इसके वार्षिक सम्मेलन को कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जिसे शॉर्ट में COP के नाम से जाना जाता है। ग्लोबल वार्मिंग के खतरनाक प्रभाव से मानवता की रक्षा के लिए विभिन्न उपायों एवं प्रयासों पर चर्चा COP के विभिन्न संस्करणों में की जाती रही है, होती रही है। इस संबंध में वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक युग की तुलना में 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने का संकल्प पेरिस के 2021 में सम्मेलन में किया गया था, जिसपे की बात अभी भी उसे पूरा करने की चल रही, सबसे बड़ी उपलब्धि वो माना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कहां पर चौथा ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPAI शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ, तो यह सम्मेलन भारत के नई दिल्ली में संपन्न हुआ। मेजबानी में 12 से 14 दिसंबर को आयोजित ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित विषय पर अनेक सत्र आयोजित किए गए। कहां? दिल्ली में। GPAI की शुरुआत 15 संस्थापक सदस्यों द्वारा 15 जून 2020 को की गई थी। भारत इसके संस्थापक सदस्यों में से एक है और वर्तमान में इसके 29 सदस्यों में यूरोपीय संघ व 28 देश शामिल है, ठीक है। तो आने वाले दिनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़े स्तर पर इस्तेमाल होने वाला है, हो भी रहा है। तो इसको लेके अब शिखर सम्मेलन भी आयोजित होने लगे हैं, ठीक है। 4 से 6 दिसंबर 2023 के बीच निम्न में से किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति ने भारत की यात्रा संपन्न की? तो सही उत्तर है दोस्तों कीनिया। कीनिया के राष्ट्रपति विलियम एस्माई रूटो पिछले 6 वर्षों के अंतराल के पश्चात कीनिया के किसी राष्ट्रपति ने भारत की यात्रा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से 5 देश 1 जनवरी 2024 से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए सदस्य के रूप में 2 वर्षों के लिए शामिल हुए? तो इसका सही उत्तर हम बता देते हैं दोस्तों आपको। ये 5 देश कौन हैं जो 2 साल के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 2 साल के लिए शामिल हुए? कौन कौन से हैं? तो अल्जीरिया, सिएरा लियोन, गुयाना, दक्षिण अफ्रीका व स्लोवानिया, ठीक है। अल्जीरिया, सिएरा लियोन, गुयाना, दक्षिण अफ्रीका व स्लोवानिया। अब हम लोग थोड़ा इसे संक्षेप में देखते हैं। इन 5 देशों यानी अल्जीरिया, सिएरा लियोन, गुयाना, दक्षिण अफ्रीका व स्लोवानिया संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य 1 जनवरी 2024 को बने हैं। इनकी सदस्यता 2 वर्षों तक बनी रहेगी तथा 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो जाएगी। आपको पता ही होगा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य यानी परमानेंट मेंबर होते हैं जिन्हें वीटो का पावर होता है, और 10 सदस्य अस्थायी होते हैं कि हर साल 5-5 सदस्य चुने जाते हैं 2 वर्षों के लिए, ठीक है। तो वर्तमान में 5 अस्थायी सदस्य तो आपको पूरी दुनिया जानती है, अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन व चीन। उन्होंने खुट्टा गाड़ के वहां पे अपना धाक जमा लिया है, ना ही किसी को अस्थायी मेंबर बनने देते हैं और ना ही वहां से खुद निकलते हैं। और 5 अस्थायी सदस्य जिनकी द्विवार्षिक सदस्यता इस साल 31 दिसंबर को खत्म हो जाएगी, वे हैं जापान, इक्वाडोर, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड। और नए जो 5 सदस्य बने हैं आपको पता ही है, अल्जीरिया, सिएरा लियोन, गुयाना, दक्षिण अफ्रीका व स्लोवानिया। ये टोटल 15 सदस्य होते हैं सुरक्षा परिषद में, जिसमें 10 अस्थायी और 5 अस्थायी।
हाल ही में किस देश ने भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे को आगे नहीं बढ़ाने की घोषणा की है? तो दोस्तों आपको ये पता होगा कि आज इन ऑप्शन के देख के भी आपको पता लग जाए कि आजकल ना मालदीव, इनका ना सर चढ़ा हुआ है। प्रधानमंत्री जो वहाँ के राष्ट्रपति मौजू हैं, वो भारत विरोधी अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं और चीन की निकटता के लिए भी जाने जाते हैं। तो बिना देखे आप सही आंसर मार सकते हैं, मालदीव। भारत विरोधी मानसिकता रखने वाले मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मौजू ने 8 जून 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मालदीव यात्रा के दौरान हुए इस हाइड्रोग्राफिक सर्वे समझौते को रद्द करने का निर्णय लिया है। ठीक है, अगला प्रश्न, हाल ही में हुए मिस्र में आम चुनावों के बाद किसे लगातार तीसरे कार्यकाल हेतु राष्ट्रपति चुन लिया गया है? तो मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति चुने गए हैं। कहां? तो मिस्र के। तो मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आर्थिक से, अर्थव्यवस्था से प्रश्न आपके सामने आएंगे। वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान देश में अंतर्राष्ट्रीय मत्स्य उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो दोस्तों 39.9% की वृद्धि दर्ज की गई है इन 5 वर्षों में। अगला प्रश्न, इन 4 वर्षों में। अगला प्रश्न, कृषि मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2022-23 में देश के खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़कर कितना हो गया है? तो देश में खाद्यान्नों का उत्पादन 329.69 मिलियन टन हो गया है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में एक बार हम लोग इसे समझने की कोशिश करते हैं। कृषि मंत्रालय द्वारा लोकसभा में 12 दिसंबर 2023 को बताया गया कि 2014-15 में देश के खाद्यान्नों का कुल उत्पादन 253 मिलियन टन था, जो 2022-23 में बढ़कर 329.69 मिलियन टन हो गया है। एक जबरदस्त जंप है। इसी के साथ बागवानी उत्पादन, जिसमें बागवानी में क्या क्या आते हैं? फल आते हैं, सब्जियां आते हैं और फूल आते हैं, इनका भी उत्पादन शामिल है। 2022-23 में 351.92 मिलियन टन रहा, जो खाद्यान्न उत्पादनों से अधिक है। कृषि मंत्रालय द्वारा बताया गया है कि सब्जियों व फलों के उत्पादन के मामले में भारत विश्व का दूसरा, जबकि केला, पपीता व नींबू व भिंडी के उत्पादन में भारत पहला स्थान है विश्व में। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मौद्रिक नीति 2023-24 की 5वीं द्विमासिक समीक्षा के बाद रेपो दर क्या है? दोस्तों हर 2 महीना पे ना मौद्रिक नीति की समीक्षा की जाती है आरबीआई द्वारा। ठीक है, तो 5वीं समीक्षा की गई है इस फाइनेंशियल ईयर में। उसके बाद जो रेपो रेट है वो 6.5 पर बरकरार रखा गया है। हम लोग आपके सामने एक चार्ट होगा, जो मौद्रिक नीति हर 2 महीने पे होती है, उसमें क्या निर्णय लिया गया है। तो पिछले कई महीनों से कई मौद्रिक नीति में ना चीजें को समान रखा गया है। रेपो दर को 6.5 पर स्थिर रखा गया है, रिवर्स रेपो को 3.35 पर स्थिर रखा गया। देख सकते हैं आपको एकदम से समान रखा गया, कोई चेंजिंग नहीं की जा रही है आरबीआई के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। वंदे भारत के तर्ज पर मेल व एक्सप्रेस रेलगाड़ियों की श्रेणी में 22 कोचों वाली किस नाम से नई रेलगाड़ी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 दिसंबर 2023 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? तो इसका नाम था अमृत भारत एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के सबसे महंगे शहरों की सूची निम्न में से किस संस्था द्वारा प्रत्येक वर्ष जारी की जाती है? तो इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा प्रत्येक वर्ष इस तरह प्रकार की सूची जारी की जाती है कि किस शहर में आपके रहन सहन में ज्यादा खर्चा आएगा। ठीक है, देख सकते हैं। रहन सहन की लागत के आधार पर विश्व के सबसे महंगे शहरों की सूची का निर्धारण इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट, जिसे EIU शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, द्वारा जारी किया जाता है। इस श्रृंखला में 173 प्रमुख शहरों के लिए चुना गया रहन सहन के लिए, और 2023 की सूची तैयार की गई किस नाम से? वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2023। रिपोर्ट 30 नवंबर को जारी की गई, जिसमें सिंगापुर व ज्यूरिख को संयुक्त रूप से पहले स्थान पर दर्शाया गया है। इन 173 देशों में भारत के 2 शहर भी हैं। कौन कौन? चेन्नई व अहमदाबाद। ठीक है, जो इन 173 में रहन सहन की लागत वाले शहरों में शामिल है। ठीक है, एक बार हम आपको ब्रीफ में दिखा सकते हैं कि टॉप 10 और बॉटम 10 कौन कौन से शहर है। तो टॉप 10 में आपने देखा कि सिंगापुर 163वें पे था,
शीर्ष पर था स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख, दोनों संयुक्त रूप से पहले स्थान पर है। तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड का ही जिनेवा, चौथे स्थान पर न्यूयॉर्क जो अमेरिका का है ये है, पांचवें स्थान पर हांगकांग है। तो टॉप 10 में यही लोग शामिल है। भारत का अगर बात किया जाए तो चेन्नई जो है वो 163वें स्थान पर और अहमदाबाद 166वें स्थान पर है। इन 173 में दमिश्क, सीरिया का जो दमिश्क है ना वो सबसे बॉटम पर है रहन सहन के मामलों में, ठीक है। तो क्वेश्चन यहां से बन गया कि हाल ही में जारी रहन सहन की लागत के अनुसार वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2023 के अनुसार विश्व के सबसे महंगे शहर कौन से हैं? तो आपने देखा कि सिंगापुर और स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख, ये दोनों शहर जो है ना शीर्ष पर है, बी और सी दोनों। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी रहन सहन की लागत की सूची के अनुसार भारत के कौन से शहर सबसे कम रहन सहन की लागत वाले शहरों में शामिल है? तो चेन्नई और अहमदाबाद इसमें शामिल है, ठीक है। अगला आगे बढ़ता है, अगला प्रश्न लेते हैं। वर्ल्ड एसोसिएट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी का 27वां विश्व निवेश सम्मेलन हाल ही में भारत के किस शहर में आयोजित किया गया? तो आप देख सकते हैं, आपको आइकॉन में ही दिख जाएगा न्यू दिल्ली। तो यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया। वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी की स्थापना 1995 में जिनेवा में एक गैर सरकारी संगठन के रूप में किया गया था। इसका मुख्यालय 2015 में तुर्की के इस्तांबुल में स्थापित किया गया। 100 से अधिक देशों का प्रतिनिधित्व करने वाली 120 से अधिक एजेंसियां बतौर सदस्य के रूप में इसमें शामिल है और इसका सम्मेलन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने बिहार में कहां से कहां के बीच गंगा नदी पर 6 लेन पुल को बनाने की मंजूरी प्रदान की है? दोस्तों बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम लोग बिहार के रहने वाले हैं और खासकर ये जो पुल बनने वाला है ना वो पटना को मेरे जिले से जोड़ेगा, ठीक है। तो दिघवाड़ा से दानापुर, आरा से छपरा, दीघा से सोनपुर या पटना से भागलपुर। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों दीघा से सोनपुर। दीघा जो पटना में पड़ता है, सोनपुर जो छपरा में पड़ता है, ठीक है। तो इसको इस पे ऑलरेडी एक जेपी सेतु पुल है, लेकिन उसी के समानांतर एक 6 लेन पुल बनाने का निर्णय मंत्रिमंडलीय समिति ने लिया है। बिहार में गंगा नदी पर पटना के दीघा व सारण के सोनपुर को, दोस्तों हम लोग जिला का नाम तो सारण है लेकिन बोलचाल में उसका मुख्यालय छपरा है, तो बोलचाल में ना जिला के नाम पे छपरा ही निकल जाता है, ठीक है। बिहार में गंगा नदी पर पटना के दीघा व सारण के सोनपुर को जोड़ने वाले 4.56 किलोमीटर लंबे 6 लेन वाली पुल के निर्माण को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 27 दिसंबर 2023 को मंजूरी प्रदान की। इस समस्त परियोजना की लागत जो है 3064.45 करोड़ आकलित की गई है। यह कार्य 42 महीने में पूरा करने का लक्ष्य है, जो एक बहुत बड़ा मतलब बिहार के लिए एक गिफ्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विश्व बैंक की ताजा रिपोर्ट के अनुसार विदेशों से संप्रेषित धन प्राप्तियों में भारत का स्थान क्या है? दोस्तों विदेशों से संप्रेषित धन के मामले में आप समझते हैं, नहीं समझ तो मैं बता दूं कि जो भारतवासी विदेशों में रहते हैं वो अपने वहाँ से सैलरी कमाकर अपने देश में अपने परिवार को जो पैसे भेजते हैं ना उसी को कहते हैं विदेशों से संप्रेषित धन प्राप्ति, ठीक है। तो इसमें भारत का स्थान जो है ना कई वर्षों से पहले स्थान पर बना हुआ है। विदेशों में रह रहे परिजनों द्वारा संप्रेषित धन की प्राप्तियों में भारत का स्थान विश्व में पहले स्थान कई वर्षों से बना हुआ है और इस बार भी बरकरार है। विश्व बैंक की दिसंबर 2023 में जारी ताजा रिपोर्ट के अनुसार विदेशों से संप्रेषित धन की भारत की प्राप्तियां 2023 में 125 अरब डॉलर अनुमानित की गई है, जो किसी भी वर्ष में अब तक की सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियां हैं। 2023 के दौरान भारत को प्राप्त संप्रेषण में भी सर्वाधिक योगदान अमेरिका का था, जिसके पश्चात संयुक्त अरब अमीरात का स्थान दूसरा है। दोस्तों आप लॉजिक लगाइए, सबसे ज़्यादा भारत में पैसे जो भारत में अमेरिका में रहते हैं वो भारत में भेजते हैं, भारतवासी जो अमेरिका में रहते हैं वो भेजते हैं, और दूसरे नंबर पर कौन? यूएई से भारत में आता है। और इन्हीं दो देशों में सबसे ज़्यादा भारत की आबादी रहती है। अमेरिका में पहले नंबर पर लगभग 35 लाख दोनों ही देश में भारतीय रहते हैं। अमेरिका और यूएई में भी बस 1000 का अंतर है, दोनों में ऑलमोस्ट 34 या 35 लाख लोग भारतवासी वहाँ पे रहते हैं। तो वही ज़्यादा पैसा भी भेजेंगे तो पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे स्थान पर संयुक्त अरब अमीरात। इन दो देशों से सबसे ज़्यादा पैसे भारत में आते हैं, भारतवासी अपने देश में भेजते हैं, ठीक है। आईईसीसी का विस्तृत रूप क्या है? तो आईईसीसी का विस्तृत रूप है इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर, दिल्ली में बनाया गया है।
भारत मंडपम में, ठीक है। हाल ही में श्रीलंका में भारत का नया उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो श्रीलंका में जो भारत के नए उच्चायुक्त हैं ना, उनका नाम है संतोष झा। भारतीय विदेश सेवा के 1993 बैच के संतोष झा अब श्रीलंका में भारत के नए उच्चायुक्त सितंबर 2023 में नियुक्त किए गए हैं। इस नियुक्ति से पूर्व संतोष झा जो है जुलाई 2020 से यूरोपीय संघ व बेल्जियम में भारत के राजदूत थे। वे श्री गोपाल बागले का स्थान लिए हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं श्रीलंका में भारत के नए उच्चायुक्त संतोष झा। जो नियुक्तियां हुई हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। भारत में इजरायल के राजदूत रूवेन अजार, सीआरपीएफ के नए महानिदेशक अनीस दयाल सिंह, फिक्की के नए अध्यक्ष अनीस शाह, आईटीबीपी के नए महानिदेशक राहुल रसगोत्रा और सीआईएसएफ की पहली महिला प्रमुख यानी पहली महिला महानिदेशक कौन? तो नीना सिंह। याद रखिएगा दोस्तों, एक एक करके हम याद भी दिला देंगे। अभी भारत में इजरायल का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? अभी हमने चर्चा किया रूवेन अजार। भारत में इजरायल के नए राजदूत रूवेन अजार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, भारत में इजरायल के नए राजदूत रूवेन अजार। हाल ही में सीआरपीएफ का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो अनीस दयाल सिंह। भारतीय पुलिस सेवा के 1998 बैच के मणिपुर कैडर के अनीस दयाल सिंह अपनी सेवानिवृत्ति 31 दिसंबर 2024 तक या अगले आदेश तक सीआरपीएफ के महानिदेशक के पद पर बने रहेंगे। ये है अनीस दयाल सिंह। आप ये लाइन चार्ट में भी देख सकते हैं, इंडेक्स में भी सीआरपीएफ के नए महानिदेशक अनीस दयाल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आईटीबीपी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो राहुल रसगोत्रा। भारतीय पुलिस सेवा के 1989 बैच के राहुल रसगोत्रा अब भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस, जिसे आईटीबीपी भी कहा जाता है, के महानिदेशक दिसंबर 2023 में नियुक्त किए गए हैं। इस पद पर वे अनीस दयाल सिंह का स्थान लेंगे, जो कि सीआरपीएफ के महानिदेशक बना दिए गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सीआईएसएफ का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो सीआईएसएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है नीना सिंह को। भारतीय पुलिस सेवा के 1989 बैच की राजस्थान कैडर की श्रीमती नीना सिंह सीआईएसएफ के महानिदेशक के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला है। सीआईएसएफ में अभी तक कोई महिला महानिदेशक के पद पर नहीं पहुंची थी, तो ये पहली महिला है आईपीएस नीना सिंह, ठीक है। देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कुछ पुरस्कार और सम्मान जो इन महीनों में मिला है उसकी चर्चा करेंगे। किस देश के ड्रीटा जीडी ने मिस अर्थ 2023 का ताज जीता है? अल्बानिया की है वो, फिलीपींस की है वो, वियतनाम की है या थाईलैंड की है? तो ड्रीटा जीडी अल्बानिया की है और मिस अर्थ 2023 उन्हें चुना गया है। अल्बानिया की ड्रीटा जीडी को मिस अर्थ 2023 चुना गया है। देखते हैं दोस्तों, इस मिस अर्थ प्रतियोगिता के साथ ना उसके रनर अप को और थर्ड फोर्थ पोजीशन को भी कुछ अवार्ड दिए जाते हैं, उनका नाम हम लोग देख लेते हैं। वर्ष 2023 की 23वीं मिस अर्थ प्रतियोगिता का फाइनल वियतनाम के हो ची मिन में 22 दिसंबर को आयोजित किया गया, जिसमें अल्बानिया की 18 वर्षीय ड्रीटा जीडी को मिस अर्थ 2023 का ताज मिला। इस प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व मिस अर्थ इंडिया प्रियंस सेन ने किया। भारत की तरफ से भी प्रतिभागी थी मिस अर्थ इंडिया, जिनका नाम था प्रियंस सेन, ठीक है। उन्होंने कोई अवार्ड नहीं जीता। अब इसमें कुछ अन्य विजेता भी है। तो मिस अर्थ अल्बानिया की ड्रीटा जीडी, मिस अर्थ एयर तो फिलीपींस की यलाना एडुआना, मिस अर्थ एयर फिलीपींस की यलाना एडुआना, मिस अर्थ वाटर, ठीक है, मिस अर्थ वाटर डी डू थी लान आन्हा वियतनाम की चुनी गई और मिस अर्थ फायर कोरो विलोल्ट थाईलैंड की, ठीक है। तो इन चारों अवार्ड इसमें दिए गए मिस अर्थ ड्रीटा जीडी के साथ। हाल ही में वियतनाम के हो ची मिन में संपन्न मिस अर्थ प्रतियोगिता के विजेताओं में कौन सा गलत है? तो कुछ प्रतियोगिताएं आप देख सकते हैं, ये चारों ही सही है, ठीक है। हाल ही में मिस्र के शर्म अल शेख में संपन्न 91वीं मिस इंटरनेशनल प्रतियोगिता का ताज इंटरकॉन्टिनेंटल प्रतियोगिता का ताज किसने जीता? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों थाईलैंड की चैटनेलिड वाराचैट ने मिस इंटरकॉन्टिनेंटल प्रतियोगिता का ताज जीता। तो मिस इंटरकॉन्टिनेंटल कौन चुनी गई? थाईलैंड की चैटलैनिन वाराचैट। टाइम पत्रिका ने किसे वर्ष 2023 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना? तो
टेलर स्विफ्ट। टेलर स्विफ्ट को टाइम पत्रिका ने, आपने इमेज में देख सकते हैं, टेलर स्विफ्ट को टाइम पत्रिका ने 2023 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना। कौन है ये टेलर स्विफ्ट? तो अमेरिकी पत्रिका टाइम ने पॉप सुपरस्टार टेलर स्विफ्ट को वर्ष 2023 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया, जबकि अमेरिका की ओपन आई के सीईओ सैम अल्टमैन को सीईओ ऑफ द ईयर तथा अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी को एथलीट ऑफ द ईयर चुना है, टाइम के पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में। टाइम पत्रिका ने किसे वर्ष 2023 के लिए एथलीट ऑफ द ईयर चुना? तो अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी को। टाइम पत्रिका ने किसे वर्ष 2023 का सीईओ ऑफ द ईयर चुना? तो अभी हमने चर्चा किया सैम अल्टमैन को। ओपन एआई, अमेरिका के ओपन एआई के सीईओ हैं सैम अल्टमैन। ठीक है। हिंदी भाषा के लिए किस लेखक को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया 2023 के लिए हिंदी भाषा में? तो यह दिया गया संजीव को। मुझे पहचानो, इसकी रचना के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 संजीव को दिया गया, मुझे पहचानो के लिए। देखते हैं ब्रीफ में। 20 दिसंबर 2023 को 24 भाषाओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कारों की घोषणा की गई। साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 भाषाओं के लिए दी जाती है। ठीक है। और इसमें हिंदी भाषा के लिए संजीव को उनके उपन्यास मुझे पहचानो के लिए चुना गया। अंग्रेजी भाषा के लिए नीलम शरण गौर को उनके उपन्यास रेक्विन इन राग जानकी के लिए चुना गया। संस्कृत के लिए अरुण रंजन मिश्र को उनकी कविता सुनिए मेघगानम के लिए चुना गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं, आपको पता होगा कि संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं और इसके अलावे अंग्रेजी व राजस्थानी सहित कुल 24 भाषाओं के लिए दिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अंग्रेजी भाषा के लिए किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो अभी हमने देखा नीलम शरण गौर को रिक्विन इन रागा जानकी। ठीक है, इसके लिए इन्हें चुना गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। कितने भाषाओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं? तो 24 भाषाओं के लिए। 22 तो हमारे 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषा है वो, और एक राजस्थानी और एक अंग्रेजी के लिए दिए जाते हैं। अगला प्रश्न, एथलेटिक्स की सर्वोच्च संस्था वर्ल्ड एथलेटिक्स ने वर्ष 2023 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट किसे चुना? तो आपके सामने 3 नाम दिए गए हैं। नोहान लायास अमेरिका के, मोंडो डुप्लांटिस स्वीडन के और केल्विन किप्टन कीनिया के। इन तीनों को ही एथलेटिक्स की जो सर्वोच्च संस्था वर्ल्ड एथलेटिक्स ने 2023 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट चुना है। विश्व एथलेटिक्स की सर्वोच्च संस्था वर्ल्ड एथलेटिक्स ने वर्ष 2023 के सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरुष व महिला के लिए अपना पुरस्कार 3 श्रेणियों में प्रदान किए गए। इनमें ट्रैक, फील्ड व आउट ऑफ स्टेडिया के शामिल है और इनमें तीनों को अलग अलग में दिया गया। तो पुरुष श्रेणी में ट्रैक के लिए नोया लाइस अमेरिका के, फील्ड के लिए मोंडो डुप्लांटिस स्वीडन के और आउट ऑफ स्टेडिया के लिए केल्विन किप्टन को, केन्या के केल्विन किप्टन को दिया गया। वहीं महिलाओं में फैथ किपियोगेन केन्या के, यूलिमार रोजस वेनेजुएला के और टिगिस्ट असेफा इथोपिया को दिया गया। पूर्व वर्षों में पुरुषों व महिला एथलीट में से एक एक को ही सर्वश्रेष्ठ एथलीट का पुरस्कार दिया जाता रहा है। इस बार यह चेंज करके 3 श्रेणियों में बांट दिया गया। ठीक है, कौन कौन? ट्रैक के लिए अलग, फील्ड के लिए अलग और आउट ऑफ स्टेडिया के लिए अलग, आप देख भी सकते हैं। उसी तरह महिलाओं में सर्वश्रेष्ठ एथलीट का पुरस्कार किसे चुना गया? तो अभी हमने चर्चा भी किया था, उपयुक्त तीनों को ही दिया गया। कीनिया के फैथ किपियोगेन को, वेनेजुएला कैप ट्रैक के लिए और फील्ड के लिए वेनेजुएला के यूलिमार रोजस को और आउट ऑफ स्टेडिया के लिए इथोपिया के टिगिस्ट असेफा को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स के वर्ष 2023 के पुरुषों के श्रेणी में राइजिंग स्टार किसे चुना गया है? तो कीनिया के इमैनुअल वानियोनी को राइजिंग स्टार चुना गया है। वर्ल्ड एथलेटिक्स के वर्ष 2023 में महिलाओं की श्रेणी में राइजिंग स्टार किसे चुना गया है? तो कीनिया के फेथ चेरोटिक को राइजिंग स्टार चुना गया है। वर्ष 2023 के लिए ITF इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने विश्व चैंपियनशिप के संबंध में निम्न में से कौन सा सुमेलित है? तो ITF अवार्ड दिए गए विश्व चैंपियनशिप के लिए, इसमें कौन सुमेलित है? तो आपको हम बता दें कि ये सारे ही सुमेलित है।
पुरुष एकल में नोवाक सर्बिया के नोवाक जोकोविच को चुना गया। महिला एकल में दिया गया, हम आपको दिखा देते हैं। महिला एकल में यहाँ पे कुछ मिसिंग है दोस्तों। पुरुष युगल में राजीव राम और जो सेलिसबरी ब्रिटेन को दिया गया और महिला युगल में स्टॉर्म हंटर व एलिस मथेस बेल्जियम को दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे कुछ मिसप्रिंटिंग हो गई है, मैं वीडियो के एक्सप्लेनेशन में कमेंट बॉक्स में उसे डाल दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 53वां प्रश्न, विश्व बैडमिंटन महासंघ ने वर्ष 2023 का सर्वश्रेष्ठ पारा बैडमिंटन खिलाड़ी किस भारतीय खिलाड़ी को चुना है? तो यह चुना गया है मनीष रामदास को। वर्ष 2023 के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बैडमिंटन खिलाड़ियों के लिए विश्व बैडमिंटन महासंघ यानी BWF ने अपने पुरस्कारों की घोषणा दिसंबर 2023 में की, जो निम्न है। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी सो सेजुंग जेई दक्षिण कोरिया के, वर्ष के सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी आन से यंग दक्षिण कोरिया के, और वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी मनीषा रामदास भारत को। ठीक है, और वही है नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH मेल प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया? तो भारत के हार्दिक सिंह को FIH ने बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब के लिए चुना है। आप देख सकते हैं FIH अवार्ड, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी अवार्ड 2023 में प्लेयर ऑफ द ईयर भारत के हार्दिक सिंह को पुरुष वर्ग में और महिलाओं में नीदरलैंड की जैंडे वार्ड को। बेस्ट गोलकीपर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो नीदरलैंड के पिरामिड ब्लैक को पुरुष वर्ग में और भारत की सविता पुनिया को महिला वर्ग में। राइजिंग स्टार किसे चुना गया है? तो फ्रांस के गैस्पार्ड जेवियर को पुरुष वर्ग में और स्पेन के टेरेस लीमा को महिला वर्ग में। कोच ऑफ द ईयर का खिताब किसे चुना गया? तो जर्मनी फुटबॉल टीम के कोच आंद्रे हैनिंग्स को पुरुष वर्ग में और एलिसन अन्नास को महिला वर्ग में। अंपायर ऑफ द ईयर तो जर्मनी के बेन गांटेन को पुरुष वर्ग में और ट्रिनिडाड व टोबैगो के आयाना मैकलिन को महिला वर्ग में चुना गया है। ये है FIH अवार्ड। उसी को संक्षेप में देख सकते हैं यहाँ पे। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी FIH का फीमेल गोलकीपर ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया? तो भारत की सविता पुनिया को। यह लगातार तीसरा वर्ष है जब वर्ष का सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ पुरस्कार उन्हें दिया गया है। लगातार 3 वर्षों से ये जीत रही हैं। KK बिरला फाउंडेशन का वर्ष 2023 का 33वां व्यास सम्मान किसे प्रदान किया जाएगा? तो इसके लिए चुना गया है पुष्पा भारती। उनकी यादें पुस्तक रचना के लिए उन्हें KK बिरला फाउंडेशन की तरफ से दिया जाने वाला व्यास सम्मान 2023 का 33वां व्यास सम्मान दिया जाएगा। हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका पुष्पा भारती को वर्ष 2016 में प्रकाशित उनके संस्मरण यादें के लिए यह पुरस्कार उन्हें प्रदान किया जाएगा। 4 लाख रुपए का यह पुरस्कार हिंदी भाषा में विगत 10 वर्षों में प्रकाशित किसी उत्कृष्ट रचना के लिए 1991 से प्रदान किया जाता है। मतलब 2024-23 में दिया गया, तो पिछले 13 से लेकर 23 के बीच में कोई हिंदी भाषा में सर्वश्रेष्ठ जो रचना है ना, उसके लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। मध्य प्रदेश शासन के तरफ से दिया जाने वाला राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 किसे प्रदान किया गया? तो यह प्रदान किया गया पंडित गणपति भट्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का सर्वश्रेष्ठ खेल पुरस्कार आपको याद रखना चाहिए, याद रखिएगा दोस्तों, देश का सर्वश्रेष्ठ जो खेल पुरस्कार होता है उसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कहा जाता है। तो वर्ष 2023 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी व चिराग शेट्टी। बैडमिंटन के ये जोड़ीदार पिछले साल धूम मचा दी है। बैडमिंटन के कई अंतर्राष्ट्रीय खिताब उन्होंने अपने नाम किए, यहाँ तक कि विश्व बैडमिंटन का भी खिताब उन्होंने अपने नाम किया। तो ये बैडमिंटन के जो सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी व चिराग शेट्टी ने यह पुरस्कार जीता, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023। ठीक है, खेलों के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2023 के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, और इस पुरस्कारों के साथ ही ना कई पुरस्कार दिए गए जो खेल से संबंधित है। सबसे बड़े जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार तो दिया गया है, इसके साथ ही अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी पुरस्कार की घोषणा की गई। किस दिन? तो 20 दिसंबर 2023 को। इन पुरस्कारों के लिए पत्र खिलाड़ियों के चयन हेतु सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति AM खानविलकर की अध्यक्षता में चयन समिति का गठन खेल मंत्रालय द्वारा किया गया था, और समिति के संस्तुति पर ही
निम्नलिखित खिलाड़ियों और प्रशिक्षणों के लिए चुना गया, जिनमें मेजर ध्यानचंद के लिए बैडमिंटन खिलाड़ी को चुना गया। और यह देश का यह सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार, अब मेजर ध्यानचंद के बारे में, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के बारे में हम लोग देखते हैं। तो यह देश का सर्वश्रेष्ठ खेल पुरस्कार बैडमिंटन के खिलाड़ियों की जोड़ी सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी व चिराग शेट्टी को दिया गया। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक, विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक तथा राष्ट्रमंडल होगा दोस्तों, गलती से ये राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक के विजेता यह जोड़ी विश्व रैंकिंग में युगल में नंबर 1 जोड़ी रह चुकी है। और पिछले वर्ष यह पुरस्कार टेबल टेनिस के जो खिलाड़ी है अचंत शरद कमल, उन्हें दिया गया था। यह पुरस्कार पिछले 4 वर्षों की अवधि में खिलाड़ियों के द्वारा खेल के क्षेत्र में शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता रहा है। यह पुरस्कार के तहत 25 लाख रुपए की राशि पुरस्कृत खिलाड़ी को दी जाती है। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? बैडमिंटन के जोड़ीदार खिलाड़ी सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी व चिराग शेट्टी को दिया गया। देश का दूसरा सर्वश्रेष्ठ खेल पुरस्कार कहा जाता है अर्जुन पुरस्कार को। तो 2023 का अर्जुन पुरस्कार किसने खिलाड़ियों को प्रदान किया गया? तो 2023 का अर्जुन पुरस्कार इस बार 26 खिलाड़ियों को प्रदान किया गया। एक बार अर्जुन पुरस्कार के बारे में संक्षेप में जान लेते हैं। तो खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए यह पुरस्कार पिछले 4 वर्षों की अवधि में अच्छे प्रदर्शन, नेतृत्व, खेल व अनुशासन की भावना दिखाने के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार के तहत 15-15 लाख रुपए की राशि पुरस्कृत खिलाड़ी को दी जाती है। मेजर ध्यानचंद के तहत 25 लाख पुरस्कार और इसके तहत 15 लाख। वर्ष 2023 के इस पुरस्कारों के लिए विभिन्न 26 खिलाड़ियों का चयन किया गया है और इनका नाम जो है आप देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और आप कोशिश करिएगा कि कुछ खिलाड़ियों के नाम आपको याद हो जाएं, ठीक है। तो इसे 1-2 बार आप लोग रिपीट करिएगा, दिमाग में बैठ जाएगा। तो 26 खिलाड़ियों को दिया गया है। इनमें जो है कुछ महत्वपूर्ण चेहरों का नाम हम आपको ले लेते हैं। तो क्रिकेटर में मोहम्मद शमी को यह पुरस्कार दिया गया है, वर्ल्ड कप में उनके धाकड़ गेंदबाजी के लिए, ठीक है, उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। खेलों के उत्कृष्ट प्रशिक्षकों के लिए नियमित श्रेणी में वर्ष 2023 का द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? दोस्तों 2 श्रेणियों में प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिए जाते हैं, ठीक है। तो जो नियमित श्रेणी में जो पुरस्कार दिए गए इन 5 लोगों को दिया गया है। आप अब एक बार हम लोग संक्षेप में इसको देखते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 खेलों में उत्कृष्ट प्रशिक्षकों के लिए यह पुरस्कार 2 श्रेणियों में दी जाती है। कौन? नियमित श्रेणी में और लाइफ टाइम श्रेणी में, ठीक है। संक्षेप में अब हम लोग थोड़ा विस्तार से जानते हैं। तो नियमित श्रेणी में किन कोचों को यह पुरस्कार दिया गया है? तो ललित कुमार को कुश्ती के ये प्रशिक्षक है, आरबी रमेश को जो शतरंज के प्रशिक्षक हैं, महावीर प्रसाद सैनी को जो कि पैरा एथलीट प्रशिक्षक है, गणेश पी देवरुखकर जो कि मलखम्ब के प्रशिक्षक है और शिवेंद्र सिंह जो कि हॉकी के प्रशिक्षक हैं। इन 5 को नियमित श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 के लिए नवाजा गया है। वहीं आजीवन श्रेणी में यानी लाइफ टाइम श्रेणी में गोल्फ प्रशिक्षक जसगीरत सिंह ग्रेवाल को, कबड्डी प्रशिक्षक भास्करन ई को व टेबल टेनिस प्रशिक्षक जयंत कुमार पूसीलाल को दिया गया है। आगे का क्वेश्चन भी वही है कि खेलों में उत्कृष्ट प्रशिक्षकों के लिए आजीवन श्रेणी यानी लाइफ टाइम श्रेणी में वर्ष 2023 का द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये तीनों ही सही है। गोल्फ के जसकीरत सिंह ग्रेवाल, कबड्डी के भास्करन ई व टेबल टेनिस के जयंत कुमार पूसीलाल को दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। खेल और खेलों में जीवन प्रयत्न उपलब्धि के लिए वर्ष 2023 का ध्यानचंद पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो यह प्रदान किया गया है बैडमिंटन के सुश्री मंजूषा कंवर को, हॉकी के विनीत कुमार शर्मा को व कबड्डी के सुश्री कविता सेलवाज को, यानी उपरोक्त सभी को ही खेल और खेलों में जीवन प्रयत्न उपलब्धि के लिए वर्ष 2023 का ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 2023 का इंदिरा गांधी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इंदिरा गांधी पुरस्कार आपके सामने दिख रहा होगा तस्वीर। ये कौन है? 2 लोग हैं जिनका नाम है डेनियल बरेनबोइम व अली अबूद अब्बाद। इन दोनों को ही यह पुरस्कार दिया गया 2023 का इंदिरा गांधी पुरस्कार, ठीक है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, सॉरी ये शांति पुरस्कार है। इंदिरा गांधी यहाँ पे शांति गलती से छूटे। 2023 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो डेनियल बरेनबोइम
और अली अबूद अब्बाद सांसी निशस्त्रीकरण व विकास हेतु वर्ष 2023 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार अर्जेंटीना मूल के इजरायली पियानो वादक व संगीत निर्देशक डेनियल बरेन बोइम व फिलिस्तीनी शांति कार्यकर्ता अली अबू अब्बाद को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। हाल ही में हेनरी किसिंजर का निधन हो गया। वह किस देश के पूर्व विदेश मंत्री रहे? तो वह ब्रिटेन अमेरिका के धाकर विदेश मंत्री रहे हेनरी किसिंजर। 1973 से 77 के दौरान 2 राष्ट्रपतियों रिचर्ड निक्सन व गेराल्ड फोर्ड के साथ संबंध रहे हेनरी किसिंजर को 1973 में नोबेल शांति पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। इनका निधन हाल ही में हो गया। नीचे दिए गए पुस्तक व उनके लेखकों में से कौन सा मिलान सही है? बुक का नाम और उनके लेखक का नाम दिया गया है तो उपरोक्त सभी सही है, यानी बर्निंग रोज इन माई गार्डन तस्लीमा नरसीन की यह रचना है। वेलकम टू पैराडाइज ट्विंकल खन्ना की रचना है। और वी ऑल्सो मेक पॉलिसी सुभाष चंद्र गर्ग की यह रचना है। ठीक है, नेक्स्ट है कि नेक्स्ट पुस्तकों के उनके नाम दिए गए हैं तो ये भी सही है। रोमन स्टोरीज झुम्पा लहरी की रचना है। ब्रेकिंग द मोल्ड रघुराम जी राजन व रोहित लांबा के संयुक्त रूप से लिखी यह रचना है। व प्रणब माई फादर ए डॉटर रिमेंबर्स समिष्ठा मुखर्जी जो प्रणब मुखर्जी की पुत्री हैं उनकी यह रचना, तो ये उपरोक्त सही है। दिसंबर 2023 में बंगाल की खाड़ी में उठे किस चक्रवाती तूफान ने आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु में भारी तबाही मचाई? तो इस तूफान का नाम था मिचोंग। अब देख लेते प्रमुख सैन्य अभ्यास हुआ है तो उसका नाम और कहां हुए हैं एक बार देख लेते हैं। टॉप टेबल एक्सरसाइज भारतीय सेना व आसियान महिला सैन्य कर्मियों के बीच नई दिल्ली में संपन्न हुआ 4 से 8 दिसंबर 2023 के बीच। वज्र प्रहार 2023 भारत व अमेरिका की संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो कि मेघालय के उमरोई में 21 नवंबर से 11 दिसंबर के बीच संपन्न हुआ। और विन वैक्स भारत और वियतनाम, विन माने वियतनाम इंडिया, ठीक है, यह एक्सरसाइज हुई वियतनाम के हनोई में 11 से 21 दिसंबर के बीच। इससे क्वेश्चन होगा हाल ही में भारतीय नौसेना व आसियान देशों की महिला सैन्य अधिकारियों का टेबल टॉप एक्सरसाइज कहां संपन्न हुआ? तभी हमने देखा नई दिल्ली में। हाल ही में भारत व अमेरिका का विशेष सशस्त्र बलों का संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार कहां संपन्न हुआ? तो मेघालय के उमरोई में। हाल ही में भारत व वियतनाम का संयुक्त सैन्य अभ्यास विन वैक्स 2023 कहां संपन्न हुआ? तो वियतनाम के हनोई में। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का वर्ड ऑफ द ईयर कौन सा शब्द है जो जिसे वर्ड ऑफ द ईयर का चुना गया है? तो रिज। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस प्रतिवर्ष एक शब्द को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ शब्द के रूप में चुनती है और वर्ष 2023 के लिए ऐसा शब्द जिसका नाम है रिज, RIZ। यह शब्द शैली संदर्भ रोमांटिक और आकर्षित करने की क्षमता को संदर्भित करता है, इसे यह चुना गया है। गुजरात स्थित हवाई अड्डे को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा प्रदान किया गया है। किस हवाई अड्डे को? तो यह है सूरत को अब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा प्रदान कर दिया गया है। भारतीय नौसेना के किसी युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर कौन बन गई है? तो लेफ्टिनेंट कमांडर प्रेरणा देवस्थली अब भारतीय नौसेना के किसी युद्धपोत जिसका नाम है INS त्रिखंड की कमांडिंग ऑफिसर दिसंबर 2023 में बन गई। दिल्ली स्थित सेंट जेवियर्स कॉलेज की छात्रा रही प्रेरणा वर्ष 2009 में भारतीय नौसेना से जुड़ी थी। नौसेना के किसी युद्धपोत की कमांडिंग ऑफिसर नियुक्त की जाने वाली वो पहली महिला अधिकारी है। INS त्रिखंड की वह कमांडिंग ऑफिसर चुनी गई है। भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर कौन बन गई है? तो भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर बन गई है आर वैशाली। ठीक है, आर वैशाली। और इनके साथ एक और उपलब्धि जुड़ गई है, देखिएगा। चेन्नई की आर वैशाली भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर। चेन्नई की आर वैशाली तो 84वीं ग्रैंड मास्टर बनी ही, साथ ही देश की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर भी बन गई है। आर वैशाली से पहले उपलब्धि 2 लोगों ने और हासिल किया था, उनमें है कोनेरू हम्पी व डी हरिका। अब देखिए इनके बारे में एक और उपलब्धि। 22 वर्षीय वैशाली के 18 वर्षीय भाई जो है, भाई, आपने नाम सुना होगा भाई, आर प्रज्ञानंद, ये उनकी बहन है। आर प्रज्ञानंद जो भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं, उनकी बहन है आर वैशाली को शतरंज ग्रैंड मास्टर खिताब पहले ही प्राप्त है। इस प्रकार प्रज्ञानंद व वैशाली की जोड़ी शतरंज में ग्रैंड मास्टर की खिताब हासिल करने वाली पहली भारतीय भाई बहन की जोड़ी है। ये दोनों भाई बहन हैं। एक दिवसीय क्रिकेट का विजय हजारे ट्रॉफी 2023-24 का टीम खिताब किसने जीता? तो हरियाणा ने
राजकोट में खेले गए फाइनल में राजस्थान को 30 रनों से हराकर हरियाणा ने यह ट्रॉफी जीती। हाल ही में किस देश की महिला टीम ने टेस्ट में रनों की दृष्टि से सबसे बड़े अंतर से जीत का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया है? तो यह रिकॉर्ड नाम किया है भारत ने। हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व वाली भारत की महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड की टीम को मुंबई में 347 रनों से हराकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। भारत के किस टेनिस खिलाड़ी ने टेनिस के इंटरनल हॉल ऑफ फेम में शामिल किए जाने वाले एशिया के पहले टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं? तो यह बन गए हैं लिएंडर पेस व विजय अमृतराज। 18 ग्रैंड स्लैम युगल खिताबों के विजेता लिएंडर पेस को खिलाड़ियों की श्रेणी में तथा विजय अमृतराज व ब्रिटेन के रिचर्ड इवांस को टेनिस में योगदान देने वालों की श्रेणी में हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। लिएंडर पेस व विजय अमृतराज टेनिस के इंटरनल हॉल ऑफ फेम में शामिल किए जाने वाले भारत के ही नहीं बल्कि एशिया के पहले पुरुष बन गए हैं। टेनिस का इंटरनल हॉल ऑफ फेम अमेरिका के न्यूपोर्ट में स्थित है। 10 से 17 दिसंबर 2023 के बीच पहले खेलो इंडिया पैरा खेल का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ, कहाँ किया गया? तो यह नई दिल्ली में आयोजित किया पहले खेलो इंडिया पैरा खेल। ठीक है, नई दिल्ली में 10 से 17 दिसंबर के बीच। एशियाई पैरा खेल 2023 में भारतीय खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन को देखते हुए अब राष्ट्रीय स्तर पर पहले खेलो इंडिया पैरा खेल नई दिल्ली में 10 से 17 दिसंबर को आयोजित किए गए। नई दिल्ली में 3 स्थानों पर इनका आयोजन किया गया। एक छोटे गौरैया पक्षी जिसे उज्ज्वला नाम दिया गया था को इन खेलों का शुभंकर बनाया गया। तो कौन है शुभंकर पहले खेलो इंडिया पैरा खेल का? तो गौरैया पक्षी जिसे उज्ज्वला नाम दिया गया। खेलों का उद्घाटन केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया। पहले खेलो इंडिया पैरा खेल में 7 पैरा खेल शामिल किए गए। 32 राज्यों व केंद्र शासित क्षेत्र के 1450 से अधिक पैरा एथलीट ने इन खेलों में भाग लिया तथा कुल 173 स्वर्ण पदक इन खेलों में दांव पर थे। खेल मंत्रालय के खेलो इंडिया खेलों की श्रृंखला का यह चौथा खेल था। इससे पूर्व 3 तरह के खेल आयोजित किए जाते थे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स व खेलो इंडिया विंटर गेम्स पहले से चल रहे थे। अब यह चौथा इवेंट है खेलो इंडिया पैरा खेल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इससे संबंधित कुछ प्रश्न है। नई दिल्ली में आयोजित पहले खेलो इंडिया पैरा खेल का शुभंकर क्या था? तो एक गौरैया पक्षी जिसका नाम है उज्ज्वला। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली में आयोजित पहले खेलो इंडिया पैरा खेल में कितने पैरा खेल शामिल किए गए? तो 7 पैरा खेल शामिल किए गए। और इस पदक तालिका में पहले खेलो इंडिया पैरा खेल के पदक तालिका में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा? तो हरियाणा शीर्ष पर है। यहाँ पर देख सकते हैं हरियाणा 40 स्वर्ण, 39 रजत व 26 कांस्य जीतकर कुल 105 पदकों के साथ शीर्ष पर रहा। उत्तर प्रदेश 62 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर, तमिलनाडु 42 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर। वहीं स्वर्ण पदक जीता जाए तो हरियाणा 40 स्वर्ण, उत्तर प्रदेश 25 स्वर्ण, तमिलनाडु 20 स्वर्ण, गुजरात 15 स्वर्ण, महाराष्ट्र 12 स्वर्ण और 22वें स्थान पर जो रहा वो बिहार रहा, जिसमें स्वर्ण पदक तो एक भी नहीं लेकिन रजत 6 और 3 कांस्य पदक सहित कुल 9 पदकों के साथ बिहार 22वें स्थान पर रहा। तो टॉप 3 हरियाणा, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न, नई दिल्ली में आयोजित पहले खेलो इंडिया पैरा खेल में पदक तालिका में बिहार का स्थान क्या था? तो बिहार 22वें स्थान पर रहा। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो या इसमें किसी सुधार की गुंजाइश हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगे वीडियो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।